हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, टिड्डे की संरचना, जीवन चक्र एवं कृषि में महत्व। अब तक हमने टिड्डे की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो दिखाई देता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसकी बाह्य संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, कितने उसके शरीर को कितने भागों में बांटा गया है। डायग्राम के थ्रू हमने ये सब चीज़ें देखी थी। अब हम बात करेंगे टिड्डे के मुखांग के बारे में। मैंने आपको बताया था कि टिड्डे के जो मुखांग होते हैं वो उसका स्पेशल ऑर्गन है, मतलब इनमें विशेषता पाई जाती है। ठीक है, मुखांग, इसके जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने का कार्य करते हैं। ये पत्तियों को या पेड़ों की पत्तियों को इस तरीके से खाते हैं कि उनमें अनियमित छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे ये पूरे पेड़ की पत्तियों को खा जाते हैं। इसके जो मुखांग होते हैं वो 5 भागों में विभाजित होते हैं। ऊपरी होठ होता है, इसके बाद चिंबुकास्थि, चिंबुकास्थि के बाद जंबिका, जंबिका के बाद होती है निचला होठ और निचली होठ के बाद अधोप्रस्थि। इसके 5 भाग होते हैं। एक बार इसको देख लेंगे। इसके मुखांग काटने में चबाने प्रकार के होते हैं, यानी आदि प्रकार के हैं, पुराने प्रकार के हैं। इस प्रकार के मुखांग वाले कीट पौधे एवं पेड़ों की पत्तियों को काट कर अनियमित छिद्र बना देते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं पेड़ों की पत्तियों पर। मुखांग के निम्न भाग होते हैं, मैंने कहा 5 भागों में डिवाइड किया गया है मुखांग को। पहला है ऊपरी होठ, जिसे हम बोलते हैं लैब्रम। दूसरा है चिंबुकास्थि यानी मैंडिबल्स। तीसरा है जंबिका यानी मैक्सिलाई। निचला होठ लेबियम, अधोग्रसनी हाइपोफैक्स। ये टिड्डे के 5 मुखांग के मुखांग के 5 भाग होते हैं। अब अपन एक एक का वर्णन पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका डायग्राम देखेंगे हम। ऊपर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है ये इसका ऊपरी होठ है, यानी कि ये जो ऊपर की तरफ मैंने संरचना बनाई है, ये जो संरचना है ये इसके ऊपरी होठ की संरचना है। ये इसके मुख के ऊपर की तरफ पाया जाएगा, मतलब ये मुख को ढकने का कार्य करेगा, मुख द्वार को ढकने का कार्य करेगा ऊपरी होठ। इसके बाद होता है चिंबुकास्थि यानी मैंडिबल्स। मैंडिबल्स की संख्या 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी मैंडिबल्स पाए जाएंगे, दोनों तरफ होंगे। ठीक है, ये दोनों तरफ होते हैं। इनमें दांतनुमा संरचना पाई जाती है जो कि पत्तियों को काटने का कार्य करे। हमने कहा था कि एक शाकाहारी जीव है, तो ये क्या खाएगा? पेड़ों की पत्तियों को ही खाएगा। तो ये जो इसके दांत हैं वो उस पत्तियों को काटने का कार्य करे। इसके बाद बात करें जंबिका की, तो जंबिका की संख्या भी 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी होते हैं। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों संरचना जंबिका संख्या में 2, यानी कि एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, ये जो जंबिका होती है इसकी संरचना को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये जो नीचे वाली संरचना हमको दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं कार्डो। कार्डो के ऊपर होता है स्टाइपस, स्टाइपस के ऊपर लेसोनिया, लेसोनिया के बगल में जो ये फूली हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं मेलिया, इसका नाम है मेलिया। और मेलिया के बाद जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है जो कि खंडों में विभक्त है उसे हम बोलते हैं मैक्सिलरी पेल, इसका नाम है मैक्सिलरी पेल। यानी कि जंबिका को भी 5 भागों में बांटा गया है। से जो खंड इसके इसमें है वही खंड इसके इसमें होंगे, यानी कि दोनों जंबिकाओं में ये चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करें इसके निचले होठ की, यानी कि जो क्या होगा ऊपरी होठ के ठीक विपरीत दिशा में नीचे की ओर होगा, वो क्या कहलाएगा? उसका निचला होठ कहलाएगा। जो निचला होठ है उसका जो ये फूला हुआ भाग हमको ऊपर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं ल्यूगुला, इसका नाम है ल्यूगुला। ल्यूगुला के नीचे ये जो संरचना दिखाई दे रही है इन संरचना को बोलते हैं लेबियम पेल। ऊपर वाला जो भाग है वो तो कहलाएगा लेबियम पेल, नीचे वाला भाग कहलाएगा प्रीमेंटम, बीच वाला भाग कहलाएगा मेंटम और नीचे वाला सबसे लास्ट वाला भाग कहलाएगा सबमेंटम। ठीक है, इस प्रकार से निचले होठ की संरचना होती है। प्रैक्टिकल्स में काफी बार टिड्डे के मुखांग के बारे में पूछा जाता है कि मैंडिबल्स का यानी चिंबुकास्थि का क्या कार्य होता है,
या फिर किसी भी एक मुखांक के बारे में आपको संरचना सहित उसका वर्णन करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अब हम एक एक करके इनका वर्णन करेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन करो एक बार। सबसे पहले बात करेंगे हम ऊपरी होठ की, जिसे हम बोलते हैं लेब्रम। यह चौड़ा तथा खोखला भाग होता है। इतने में हमको पता चल रहा है कि इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, यानी कि गुहा के रूप में होता है। खोखला भाग होता है ये। यह सिर की क्लाइटस से जुड़कर मुख दुआ पर छज्जे की तरह होता है, यानी कि ये मुख गुहा पर इस तरीके से लगा होता है और उसको बंद करने का कार्य करता है एवं मुख को आगे से बंद करता है। डायग्राम में हमने शो करा इसको। सेकंड है चिंबुकास्थि यानी मैंडिबल्स। ये जो दोनों पेयर हमको दिखाई दे रहे हैं, ये चिंबुकास्थि है। ये संख्या में एक जोड़ी होते हैं, यानी कि एक पेयर होता है इनका, जो कि कठोर खंड रहित त्रिभुजाकार होते हैं। इनकी संरचना हमको कैसी दिखाई दे रही है? एक त्रिभुज के समान संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, खंड रहित यानी कि खंडों में बटे हुए नहीं होते हैं। ये ऊपर से चपटे तथा भीतरी किनारों पर आदि जैसे दांत होते हैं। ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके दांत हैं। ऊपर से एकदम चपटे होते हैं तथा ये भीतर की ओर इसमें दांत पाए जाते हैं। इनका कार्य भोजन को काटने व चबाने का होता है। जो भोजन मुख द्वार से अंदर गया है, उस भोजन को ये काटने का कार्य करते हैं और चबाने का कार्य करते हैं। नोट डाउन कर लेंगे। तीसरा भाग है जंबिका यानी कि मैक्सिलाई। ये चुंबिकास्थि के ठीक नीचे स्थित होते हैं तथा एक जोड़ी होते हैं। चिबुकास्थि ऊपर की ओर होगा और नीचे की ओर क्या पाई जाएंगी? जंबिका पाई जाएंगी। एक जोड़ी का मतलब संख्या में 2 होती है। ये भोजन को इस प्रकार पकड़कर रखती है जिससे चिबुकास्थि इसे आसानी से काट सके। अब जो दांत होते हैं वो चिबुकास्थि में होते हैं, तो काटने का कार्य चिबुकास्थि का है, लेकिन जो ये जंबिकाएं हैं ये भोजन को पकड़ के रखने का कार्य करती हैं, जिससे कि चिबुकास्थि में उपस्थित दांत उसे अच्छी तरीके से काट सके और चबा सके। यह आधार से कार्डोस्टाइपस से जुड़ी रहती है। नीचे वाला भाग जो कहलाएगा आधार कहलाएगा। नीचे की ओर कार्डो, ऊपर की ओर स्टाइपस होता है। शेष भागों में लैसोनिया, गेलिया, मैक्सिलरी पल्प ये सब जुड़े रहते हैं। फिर बात करते हैं निचला होठ यानी कि लेबियम की, जो इस प्रकार का दिखाई देता है। यह जंबिका के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके शेष भाग लिगुला, लेबियम पैर, प्रीमेंटम, मेंटम एवं सबमेंटम होते हैं। ऊपर वाला फूला हुआ भाग लिगुला, इसके बाद ये जो दिखाई दे रहे हैं ये जो भाग ये लेबियम पल्प है। इसके बाद प्रीमेंटम, बीच वाला भाग मेंटम और नीचे वाला भाग सबमेंटम कहलाता है। बात करें अधोकृष्णि की, जो कि बीच वाला भाग है, ये क्या कार्य करता है? मुख गुहा में मध्य में एक जीभ जैसा अंग होता है। ठीक है, इसके पास ही लार ग्रंथियां होती हैं। ये जीभ की तरह कार्य करता है। इसमें लार ग्रंथियां पास में होती हैं, जो कि क्या करेंगी? लार का श्रवण करेंगी, जो कि भोजन को लसलसा और चिपचिपा बनाए रखेगा। ठीक है, तो ये इसके मुखांग है। एक बार नोट डाउन करेंगे। अब हम बात करेंगे टिड्डे की लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि उसके जीवन चक्र के बारे में। देखिए, टिड्डा जो होता है उसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला होता है एग यानी कि अंडा। दूसरा होता है शिशु यानी कि निम्फ। और तीसरा होता है प्रौढ़ यानी कि अडल्ट। टिड्डे में
लार्वा या प्यूपावस्था नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे अपूर्ण रूपांतरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जीवन अवस्था में इसकी 3 अवस्थाएं होती है जीवन चक्र में। पहला है अंडा, दूसरा है शिशु और तीसरा है प्रौढ़ यानी कि अडल्ट। सबसे पहले एग का निर्माण होगा और वही एग शिशु में परिवर्तित होगा और शिशु से बनेगा प्रौढ़ यानी कि अडल्ट का यानी वयस्क का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं कि अंडे का निर्माण कैसे होता है। तो सितंबर के यानी सितंबर के मतलब सितंबर माह में या अक्टूबर के शुरुआत में नर और मादा के मध्य मैथुन की प्रक्रिया होती है, जो कि कई घंटों तक चलती है। उसके बाद नर और मादा दोनों अलग अलग हो जाते हैं, कुछ समय बाद ही नर की मृत्यु हो जाती है। अब जो मादा है वो अंडे देने के लिए परिपक्व होते ही 7 से 10 दिन के अंदर एग का फॉर्मेशन कर देती है, यानी कि मिट्टी में नम मिट्टी, जहाँ पे मिट्टी थोड़ी हवादार होती है यानी कि नमी युक्त होती है, वहाँ पे जाकर मादा अपने अंडों को वहाँ पे उत्सर्जित कर देती है, मिट्टी से उन्हें ढक देती है। मिट्टी से ढकने के बाद मादा के जनन छिद्र में से कुछ द्रव स्रावित होता है, वो द्रव उस मिट्टी पर छोड़ देती है, जिससे कि वहाँ पे एक सीमेंट जैसी परत बन जाती है और अंडे सुरक्षित बने रहते हैं। अंडे में से 9 माह के बाद में यानी कि अंडे को परिपक्व होने में 9 माह का समय लगता है। एक साथ मादा 70 से 80 अंडे देती है। 9 माह के पश्चात शिशु का निर्माण होता है। ये जो प्रथम अवस्था बनी ये होती है प्रथम शिशु अवस्था। इस अवस्था में जो शिशु प्राप्त होता है उस पे बाहरी त्वचा पर काइटिन का आवरण होता है, यानी बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ होता है। इसमें टांगे होती है और वो कूदने में सक्षम होता है, यानी कि वो अपने भोजन के लिए छलांग यानी कूदना शुरू कर सकता है। प्रथम अवस्था में जब शिशु होता है तो वो अपने काइटिन का यानी बाह्य कंकाल का त्याग कर देता है, यानी कि जो उसके ऊपर प्रथम जो आवरण होता है उसका वो त्याग कर देता है। इसी अपने बाह्य आवरण का त्याग करना ही निर्मोचन कहलाता है, यानी कि जब टिड्डा शिशु अवस्था में अपनी बाह्य त्वचा यानी कि काइटिन का त्याग कर देता है तब इस प्रक्रिया को निर्मोचन कहते हैं। यानी कि प्रथम निर्मोचन, सबसे पहले अवस्था में निर्मोचन की प्रक्रिया हो रही है तो प्रथम निर्मोचन होगा। उसके बाद द्वितीय अवस्था में भी वो शिशु बना रहेगा, कुछ समय बाद वो दोबारा से अपनी काइटिन की जो परत है, काइटिन की जो बाह्य कंकाल है उसका निर्मोचन कर देता है, तब वो द्वितीय निर्मोचन कहलाता है। इसके साथ साथ उसकी वृद्धि भी हो रही है। फिर उसके बाद जो शिशु है तृतीय अवस्था में पहुंचता है, उसके बाद दोबारा से वो बाह्य कंकाल यानी कि काइटिन का निर्मोचन कर देता है। उसके बाद चतुर्थ अवस्था में पहुंचता है। चतुर्थ अवस्था से 5वीं अवस्था में पहुंचने के लिए भी वह चौथी बार निर्मोचन की प्रक्रिया करता है और फिर लास्ट में 5वीं बार वो निर्मोचन की प्रक्रिया करता है। वयस्क से प्रथम निर्वाचन तक यानी प्रथम शिशु तक की अवस्था तक का जो समय है वो 70 से 80 दिन का होता है, यानी कि शिशु से वयस्क तक बनने की जो प्रक्रिया है ये पूरी प्रक्रिया 70 से 80 दिन में होती है और इस 70 से 80 दिन में 5 बार निर्मोचन की प्रक्रिया होती है। इतनी बार 5 बार निर्मोचन की प्रक्रिया होगी और इन निर्मोचन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप 5वीं बार के निर्मोचन के बाद वयस्क टिड्डे का निर्माण होता है। यानी कि सबसे पहले वयस्क यानी कि नर और मादा ने मैथुन की प्रक्रिया की, जिसके बाद तुरंत बाद ही नर की मृत्यु हो गई। मादा ने 7 से 10 दिन के अंदर 70 से 80 अंडों को जन्म दिया और वो अंडे 9 माह तक मिट्टी के अंदर ही रहे। 9 माह के बाद प्रथम अवस्था में शिशु निकला और शिशु अवस्था निर्मोचन की प्रक्रिया द्वारा 70 से 80 दिन में 5 बार निर्मोचन होकर वयस्क का निर्माण हुआ। अब जो मादा होती है वो भी अंडे देने के बाद मर जाती है, यानी कि नर और मादा दोनों ही दूसरी पीढ़ी को जन्म देने के बाद मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस प्रकार से एक समय में एक ही पीढ़ी जीवित रहती है। समय मैंने आपको बताया सितंबर और अक्टूबर की में एक प्रक्रिया होती है मैथुन प्रक्रिया, और उसके बाद से इनका जन्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों अवस्थाओं से मिलकर इनका लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र
बना हुआ होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लिखेंगे किस प्रकार से प्रक्रिया हो रही है और कृषि का महत्व पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। थैंक यू।